कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो, मेरा नाम है सम्यक जैन एंड मुझे रैंक 7 आया है इस साल के यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया जीएस के लिए और आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं जीएस मेंस के लिए। तो जब हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस में 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। इनका सिलेबस बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर आप इनके टॉपिक्स देखेंगे मेजर ऊपर से, तो जीएस 1 में आ जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सोशल इश्यूज, सोसाइटी थोड़ा सा। फिर जीएस 2 में आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, आपका गवर्नेंस, सोसाइटी। वहीं अगर हम जीएस 3 की बात करें तो उसमें फिर वही आपका स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। वहीं जीएस 4 आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड और एथिक्स जज करता है, जिसको हम एथिक्स का पेपर भी कहते हैं इन शॉर्ट। ये बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन चारों पेपर के बारे में। बट अगर आप इन पेपरों की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट से इनका डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस विद द लिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक्स इन सब टॉपिक्स वो प्रोवाइड कर रखा है अपने सिलेबस में, अपनी वेबसाइट पे, जो कि बहुत एसेंशियल हो जाता है तैयारी करने से पहले, जिससे कि आप कॉन्स्टेंटली चेक कर सकें कि कोई भी ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक छूट नहीं गया है आपसे तैयारी करते टाइम। तो सबसे पहले फिर हम जीएस 1 की बात करते हैं। जीएस 1 में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको हिस्ट्री को कभी भी साइलोज में नहीं पढ़ना है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री। इनमें से कभी भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको सिर्फ फैक्ट्स पूछ रहे हैं, आपसे मिक्स एंड मैच करके पूछेंगे। तो आप अपना बेस बनाने के लिए तो आप अपना वही प्रीलिम्स वाला स्ट्रैटेजी रखिए कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, स्पेशली एंशिएंट एंड मिडीवल। वो एनसीईआरटी से बेस्ट प्रिपेयर होता है, आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए उसे। उसके साथ साथ क्योंकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, तो आप हमेशा साथ में जो नितिन सिंघानिया की किताब आती है आर्ट एंड कल्चर पे, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहीं से मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो जब तक आप उनको इसके साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मेरे ख्याल से अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो एंशिएंट और मिडीवल के साथ साथ आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं। वहीं पे हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे उसमें अलग अलग फेजेस हैं। एक प्री गांधीयन फेज़ है, एक पोस्ट गांधीयन फेज़ है, मॉडरेट फेज़, एक्सट्रीमिस्ट फेज़। और कहीं ना कहीं आपको इन सभी को अलग अलग पढ़ना होगा और फिर साथ में कॉमन थीम्स वगैरह निकाल करके आंसर लिखना होता है कि कभी गांधी पे क्वेश्चन आएगा, कभी एक्सट्रीमिस्ट्स पे क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है कि इसके लिए जो बेस्ट किताब होगी वो राजीव अहीर की ही होगी, जो स्पेक्ट्रम जो सभी लोग पढ़ रहे हैं। इससे आर्ट एंड कल्चर से मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को उतना वैल्यू ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन आप इसमें फेजेस, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, जैसे कि मॉडरेट्स क्यों आए, कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई, मॉडरेट्स का फेलियर के पीछे कारण क्या रहे, एक्सट्रीमिस्ट कब आए, क्यों आए, तो वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़े ही डायरेक्ट तरीके से राजीव अहीर में दे रखी है एंड आप उससे आप कर सकते हैं उसको तैयार। ध्यान रखिएगा जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इसी वजह से आप अपने प्रीवियस ईयर के यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को साथ में रखिए तैयारी करते वक्त, जिससे कि आपको एक आइडिया लगता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। जो मैं नितिन सिंघानिया की किताब की बात कर रहा था वो वैसे तो एक बहुत ही मोटी कुछ 900 पेजेस की किताब है, लेकिन वो बहुत ही एक क्विक टू रीड है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े फोटोग्राफ्स ही दिए गए हैं, ज़्यादा वो राइटिंग पार्ट है नहीं उसमें। ऊपर से उसमें सारे चैप्टर्स आपको शायद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोमिनेंट चैप्टर्स हो जाते हैं आर्किटेक्चर पे, पेंटिंग्स पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस पे और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया वगैरह पे, जो कि एज़ पर योर प्रीलिम्स एंड मेंस वो चैप्टर्स आपको पढ़ने रहते हैं। अदरवाइज़ आप बाकी की सारी बुक को छोड़ भी सकते हैं। उस बुक की सिलेक्टिव रीडिंग मैं रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ज्योग्राफी, जो कि जीएस 1 का ही पार्ट है। इसमें आपकी एनसीईआरटीज़ मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होंगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी के अलावा और कहीं से नहीं पढ़ा। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, और उसके कहीं ना कहीं वो वहीं से लिंक्ड क्वेश्चन आ रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि जीएस 1 का क्वेश्चन है कि जीएस 3 का क्वेश्चन है। स्पेशली मैं अगर अपने वाले मेंस की बात करूँ, मेंस 2021 की,
तो उसमें एक क्वेश्चन था तो GS1 में था, इट वाज रिलेटेड टू गैंट्स गाइड्स, एंड लगभग वो सेम क्वेश्चन सेम ईयर में GS3 में भी रिपीट कर रखा था रिलेटेड टू गैंट्स गाइड्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी को वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ मिक्स करके पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब आप पूरी तैयारी करेंगे तो आपकी मेंस के ज्योग्राफी की भी तैयारी होगी, एनवायरनमेंट की भी तैयारी होगी, आपको वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अगर आप क्वेश्चंस को साथ में देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस टाइप की तैयारी करनी है। एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, जो कि मैंने बताया, NCERT से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स देख रहे हैं तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैप्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको अंडर 1 मिनट और अंडर 2 मिनट्स मैप बनाना आना चाहिए, बहुत दोनों इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। बहुत आसान हो जाता है कि सपोज हमको ये क्वेश्चन आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मैंने फटाफट से वर्ल्ड मैप बनाया और उसमें मार्क कर दिया कि कहाँ कहाँ पे ऑयल अवेलेबल है। ऐसे क्वेश्चन इंडिया के लिए भी आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैप के थ्रू आप वो बात बेटर तरीके से और बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उससे आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, आंसर भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, सुंदर भी लगता है। तो डेफिनेटली आप ज्योग्राफी को बिना मैप की प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते। जब भी आप ज्योग्राफी की तैयारी करें तो मैप ज़रूर तैयार करें। एज फार एज सोशल इशूज़ आर कंसर्न एंड सोसाइटी इज कंसर्न, देयर इज़ नो वन बुक फॉर सोसाइटी इन सोशल इशूज़। कोई एक ऐसी किताब नहीं है जो कि मैंने रेफ़र करी हो। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन वगैरह मिल जाते हैं, या फिर मैं सबसे बेस्ट जो आपको सजेस्ट करूँगा वो है आप अखबार पढ़िए। उसके थ्रू आप एक अवेयरनेस आएगी कि क्या चल रहा है सोसाइटी में और क्या सब है। साथ ही साथ विजन IAS का वो मेंस 365 आता है, जिसमें वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सोसाइटी को कवर करते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम से लेकर के गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रहे हैं और सोसाइटी के क्या क्या इश्यूज़ हैं, रेंजिंग फ्रॉम चिल्ड्रन टू वुमेन टू ओल्ड एज पीपल टू ऑल दोज थिंग्स, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। अगेन UPSC ने सोसाइटी का भी एक बहुत ही सेट सिलेबस दे रखा है, एंड मुझे लगता है वो विजन IAS का जो मेंस 365 है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है सोसाइटी को। अगर आप उसकी रीडिंग लगा लेंगे 1 से 2 बार, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा ज़रूरी होगा। एंड ये भी कब करना है आपको, जब आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हैं, तब शायद आप सोसाइटी उठा सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तब तक आपका फिनिश हो चुका है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाय गोइंग इनटू मेंस आफ्टर योर प्रीलिम्स, कम से कम आपका जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो पढ़ने का पार्ट है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो ऑफकोर्स चलती रहेगी, लेकिन जो पढ़ने का पार्ट है वो आपका डन हो गया हो। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके बाद हम GS2 पे आते हैं। GS2 में फिर आपका वही कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ जाता है। इसमें आपकी वही स्टैंडर्ड बुक रहती है लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत, जो कि मैं कहूँगा बाइबल है इस सब्जेक्ट के लिए। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि उसी किताब को आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अलग पैटर्न से पढ़ना पड़ता है और मेंस के लिए थोड़ा अलग पैटर्न से पढ़ना पड़ता है। इसके लिए बेस्ट तरीका फिर वही रहेगा कि आप अपने साथ में क्वेश्चन पेपर रखिए, क्वेश्चंस पढ़िए, बुक खोलिए, बुक को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको यही इसमें से मेंस के लिए क्या पढ़ना है और प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है। उस किताब से ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साथ में न्यूज़पेपर पढ़िए। अगेन विजन IAS का मेंस 365 आता है पॉलिटी का, एंड PT 365 भी आता है पॉलिटी का, जिसमें से कि आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट बिल्स होंगे, जुडिशियल जो होते हैं प्रोनाउंसमेंट्स वगैरह, जजमेंट्स वगैरह जो कि रीसेंट होती हैं, जो कि काफ़ी चर्चित होती हैं, वो इसमें से मिल जाएंगी। वो सबको अगर आप अपने क्वेश्चंस में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ GS1 और GS2, इनफैक्ट सारे GS में, चारों के चारों GS में आप हमेशा सेकंड ARC, जो कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशंस, उसकी कम से कम मेरे ख्याल से 14-15 रिपोर्ट्स हैं। उसमें से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपके लिए रेलेवेंट हो जाती हैं अलग अलग पेपरों के लिए, जिनकी रिकमेंडेशंस आप नोट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं विद द डिक्लेरेशन कि ये सेकंड ARC की फगानी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये वो है जिसको आप वैल्यू एडिशन कहेंगे। देखिए, हर पेपर में ना, चाहे वो GS का हो, चाहे वो ऐसे का हो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जो कि मुझे लगता है शायद हर कैंडिडेट जो कि मेंस तक पहुंच रहा है, मेंस लिख रहा है, उसके पास होगी। लेकिन अबव एंड बियॉन्ड जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा, जो कि ज़रूरत है आपकी सिलेक्शन के लिए,
वो होगा आपका वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन आप इन्हीं तरीक़ों से कर सकते हैं कि आप सेकंड ARC की रिपोर्ट पढ़ के जाएँ, आप पंची कमीशन की रिपोर्ट पढ़ के जाएँ, या फिर आप मणिशंकर अय्यर कमेटी की रिपोर्ट वगैरह को मेंशन कर सकते हैं। सपोज जैसे अगर आपका पंचायती राज पे क्वेश्चन आता है GS2 में, तो आप इट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आप उसमें अगर रखता है तो मणिशंकर अय्यर कमेटी रिपोर्ट जो कि 2012 की है उसको आप मेंशन करते हैं। अदरवाइज आप अगर RTI पे क्वेश्चन आता है तो सेकंड ARC की जो फर्स्ट रिपोर्ट है जिसने कि ये कहा है कि RTI इज़ द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, अगर आप वो कोट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करता है। एग्जामिनर को वो आंसर पढ़ने में नया अच्छा लगता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकता है वो। इसके बाद हम GS3 पे आते हैं। GS3 में इकोनॉमिक्स है सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट। उसमें आपका सेट NCERTs हैं जो 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड की मैक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है, और इंडिया थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाली जो एक NCERT की किताब है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिक्स की समझ को परफेक्ट करेंगे। प्रीलिम्स में भी आपको इकोनॉमिक्स की समझ चाहिए और मेंस में भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीप अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक इश्यूज़ की चेक करते हैं। तो ज़रूरी होगा कि आप NCERT, मैंने तो NCERT पढ़ी थी, NCERT से ऊपर शायद कोई टेक्स्ट बुक रेलेवेंट नहीं है। आपको एक अच्छा इकोनॉमिक न्यूज़पेपर साथ में पढ़ सकते हैं। मिंट हो सकता है, इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो सकता है। इनको साथ में पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, जो कि आपको इस पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ मेंस 365 का तो आपका रहेगा ही, विजन IAS का PT 365 प्लस मेंस 365, आप इनको साथ में रखेंगे तो आपको जो रीसेंट करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो भी आपकी मदद करेगा कि RBI की क्या स्कीम्स आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्या स्कीम्स आ रहे हैं, और उन सब का क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, GDP ग्रोथ और वर्ल्ड GDP वगैरह पे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इकोनॉमिक्स के अंडर, वो भी, उसमें भी आपको काफ़ी सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे, काफ़ी करंट अफेयर्स, काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह मेंशन हो जाएंगी जिनको आप मेंशन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं। एज फार एज एनवायरमेंटल साइंसेज इज कंसर्न्ड इन GS3, हमने पिछले कुछ टाइम में ये पैटर्न देखा है कि एनवायरमेंटल साइंस को वो एग्रीकल्चर के साथ मिक्स करके दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को पढ़ना, एग्रीकल्चर स्कीम्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसमें भी एनवायरमेंट के जो शंकर IAS की एनवायरमेंट की किताब है उसमें एनवायरमेंट के ही अंदर एग्रीकल्चर का भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। विजन IAS का मेंस 365 तो हो ही जाता है एग्रीकल्चर के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप एग्रीकल्चर की जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक से समझें। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की और बाकी की भी जो स्कीम्स हैं, जैसे कि PM किसान हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ऐसी सारी स्कीम्स को समझें, पढ़ें और इनको कोशिश करें कि अपने आंसर में इनकलकेट कर सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उसके अगेन कोई एक सेट किताब नहीं है जहाँ से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग आपको NCERT रिकमेंड करेंगे। फ्रैंकली मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, बट अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली गो फॉर NCERT। मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, मैंने 12th तक वैसे ही साइंस पढ़ी है, तो मुझे लगता था कि मेरा उतना अंडरस्टैंडिंग साइंस का ठीक है कि मेरे को साइंस के NCERTs इस समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए, कुछ थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एनवायरनमेंट के साथ मिक्स भी कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ मिक्स कर देते हैं। तो जैसे मेरे टाइम में अभी ग्लासगो समिट हुई थी COP26, तो उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया था ब्लू LED गाइड्स पे, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में या किसी भी ये जो मेंस 365 है यहाँ पे शायद आपको दिखेगा नहीं, बट फिर भी वो पूछ लेते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ योर फीट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको मैनेज करना आसान होता है। एंड अगर आप थोड़ा भी ठीक लिख देते हैं तो इसमें वो होता है कि आप रिलेटिवली दूसरों से बेटर लिख जाते हैं एंड आप रिलेटिवली दूसरों से ज़्यादा मार्क्स ला पाते हैं। तो ये वो एरियाज हो जाते हैं जहाँ पे आप गेन कर लेते हैं दूसरों से। कमिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक NCERT की ज्योग्राफी की किताब है, जिसमें लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट पे दे रखा है। साथ ही साथ विजन IAS का मेंस 365 आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के अंदर ही डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफ़ी सब कुछ दे रखा है। आप ये समझिए कि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज़्यादा इधर उधर का नहीं पूछते हैं कि व्हाट इज़ द हैज़ार्ड, कि चाहे वो लैंडस्लाइड है, चाहे वो फ्लड है, वो क्या है, उसके मिटिगेशन के क्या है, उसके प्रिवेंशन के क्या होंगे, और उसके स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा, कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप हर डिजास्टर का सिर्फ इतना ही प्रिपेयर कर लेंगे, प्रिवेंशन में भी आप 2-3 गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकते हैं, मिटिगेशन में भी और वे फॉरवर्ड में भी आप कैसे आप 2-3 स्टेप पॉइंट्स उठा सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसे आप टर्म्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो उसमें हो जाएगा। उसमें बहुत सेट क्वेश्चंस आते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड स्टेप फॉरवर्ड पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए एंड चाहे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आई प्रॉमिस यू आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ GS3 में भी आपका मैप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आज के जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिक्स करके पूछ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को मिक्स करके पूछ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को मिक्स करके पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी बार मैंने भी GS3 में काफ़ी सारे मैप्स बनाए थे। आई थिंक GS1 से ज़्यादा मैप्स मैंने GS3 में बनाए थे, बिकॉज आई थिंक डिमांड उस तरीके की थी क्वेश्चंस की। तो मैप्स आपके GS3 में भी आपके काम आएंगे। फिर GS4 पे आ जाते हैं। GS4 थोड़ा देखिए, ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, बट बहुत से बच्चे इस पेपर को समझ नहीं पाते हैं, इस पेपर की प्रैक्टिस पूरी तरीके से नहीं करते हैं, तो इसमें मार्क्स कम आते हैं। GS4 की जो किताब होगी वो DK बागाजी होगी। वो एक बहुत अच्छी किताब है GS4 के लिए। उसके अलावा आप कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स भी आ जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। अगेन मैं विजन आईएएस से पढ़ा था, तो विजन आईएएस के बहुत अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हैं GS4 के लिए, वो काफ़ी आपकी मदद कर सकते हैं। इस पेपर में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अगेन इसमें पढ़ने के लिए इतना नहीं है, अगर आप वो किताब उठा करके खोल करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान और सिंपल लगेगा, बट इसमें आंसर राइटिंग ट्रिकी हो जाती है। तो इस पेपर में बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 120 एंड बियॉन्ड स्कोर कर सकते हैं, 125, 130 भी आ जाते हैं इस पेपर में। एथिक्स के पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है केस स्टडीज़। बहुत सारे बच्चे केस स्टडीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, वो जल्दी में करते हैं, शायद केस स्टडीज़ में मात खा जाते हैं। बट लेट मी टेल यू, केस स्टडीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट्स इन योर एंटायर GS, रादर इन योर एंटायर मेंस। अगर आपने केस स्टडीज़ की ढंग से प्रैक्टिस कर गई तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा केस स्टडीज़ करने में। बहुत कॉमन सेंस पे बेस्ड होती हैं कि आप क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे किसी भी उसमें। आपको हमेशा एक एथिकल आंसर लिखना है कि किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा एथिकल, सबसे ज़्यादा लीगल, लॉफुल चीज़ क्या होगी। और अगर आप थोड़ा सा एक यूनिक आंसर लिख पा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी आंसर्स में वो यूनिकनेस भी आएगी जो कि रिक्वायर्ड है GS में। तो सबसे ज़्यादा GS4 के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। केस स्टडीज़ को ध्यान दीजिएगा, और बाकी सब भी अगर आप आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप GS में 120 एंड बियॉन्ड स्कोर कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो यही थी मेजर की मेरी GS की स्ट्रैटेजी। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखिए, जो कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड ARC की रिकमेंडेशंस को आप अपने क्वेश्चंस में ऐड कीजिए, वो वैल्यू एडिशन के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल आता है, किसी फेमस ऑथर ने, किसी फेमस पर्सनालिटी ने, स्कॉलर ने कोई बात कही है, और अगर आप उसको कोट कर सकते हैं, GS के लिए, मेंस के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ओपिनियन पीसेस पढ़ते रहें अखबारों में, जो कि उनसे आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मिलती है। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी पसंद का कोई दूसरा अखबार भी पढ़ सकते हैं। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए आपको ओपिनियन पीसेस पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं वही आपको एक वो वैल्यू एडिशन देता है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, हैंडराइटिंग पे ध्यान दीजिए, साफ़ सुथरा लिखिए। कटिंग नहीं चलती है मेंस के पेपर में, तो कोशिश कीजिए कि आप बिना कुछ भी वर्ड काटे आप लिख पा रहे हैं। और अगर हो सके तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है, क्योंकि लिखते लिखते हमारी तो मसल मेमोरी ही डेवलप हो जाती है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हम उनको अंडरलाइन करते चले जाते हैं, जिससे कि आपको ये कोशिश करनी है कि जो एग्जामिनर है उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपका आंसर लिखने, आपका आंसर पढ़ने के लिए। वो बड़ी ही ईजी ऑन हिज आइज होना चाहिए, और बड़ी ही क्विकली उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है और क्या नया लिखा है जो कि दूसरों ने नहीं लिखा है। ये दोनों चीज़ें अगर आप एग्जामिनर को ड्रॉ कर पा रहे हैं उन एरियाज़ की तरफ आपके आंसर्स के लिए, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेंस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।